हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज हम हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पहले वाले अंक में हमने कृषि और पशुपालन पर चर्चा किया था, आज हम शिल्प और उद्योग धंधों पर चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का शिल्प और उद्योग किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग वह वस्त्र उद्योग था और इन वस्त्रों में सबसे अधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता था। मोहनजोदड़ो के मजिस्ट रंग में रंगे हुए लाल कपड़े के अवशेष चांदी के बर्तन में मिले हैं और मोहनजोदड़ो से ही तांबे के 2 उपकरणों में लिपटा हुआ सूती कपड़ा और सूती धागा मिला है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि वस्त्र उद्योग प्रमुख था और सूती कपड़े का उत्पादन किया जाता था। कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े पर सूती कपड़े की छाप मिली है और यहीं से सूती कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा भी मिला है। ये सारे प्रमाण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सूती वस्त्र प्रमुखता से उत्पादित किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे के निर्माण से परिचित थे और इसी कारण इसका एक अन्य नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी है और यह इस बात से परिचित थे कि कांसा एक मिश्र धातु है जिसके निर्माण में 75 से 90% तक तांबा, जिसका संकेत Cu होता है, वह तांबा और 25 से 10% तक टीन प्रयोग किया जाता था और टीन का संकेत Sn होता है। यह मिश्र धातु के निर्माण और प्रयोग से परिचित थे। तांबा खेतड़ी के खानों और बलूचिस्तान से प्राप्त किया जाता था। टीन अफ़गानिस्तान से आता था और हड़प्पा समाज में शिल्पियों में कसेरों का समुदाय सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था। सिंधु सभ्यता के नगरों के ध्वंसावशेषों से, सिंधु घाटी सभ्यता के विघटित हुए अवशेषों से सोने चांदी के आभूषण, तांबे और टीन के बने हुए बर्तन, उपकरण और औजार प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग धातु की बंद ढलाई और मधुच्छिष्ट ढलाई के तकनीकी से परिचित थे। अब जो मधुच्छिष्ट विधि है जिसमें धातु को ढाला जाता है, उस विधि में सर्वप्रथम मोम की मूर्ति बनाई जाती है। उसके ऊपर चिकनी मिट्टी और गोबर को लपेट कर सुखाया जाता है। जब वह गोबर और चिकनी मिट्टी सूख जाती है तो सूख जाने पर लोहे की तप्त सलाखा डालकर मोम की मूर्ति को पिघलाया जाता है और इसके बाद उस सुराख में धातु को पिघलाकर डाला जाता है, जो ठंडा होकर मूर्ति का आकार ग्रहण कर लेता है। अब बाहरी ढांचे को फोड़कर मूर्ति निकाल लिया जाता है और इस तरह इसमें मधुच्छिष्ट विधि में मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा शंख, सीप और हाथी दांत की विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती थी। तांबे और कांसे का उपयोग मानव और पशु मूर्तियों को बनाने में किया जाता था। चांदी के न केवल आभूषण बनाए जाते थे बल्कि बर्तन भी बनाए जाते थे, किंतु सोने का कोई भी बर्तन नहीं मिला है। चांदी के बर्तन और आभूषण दोनों बनाए जाते थे, लेकिन सोना का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया गया है। सोने के बने हुए आभूषण तो मिले हैं, लेकिन सोने का कोई बर्तन नहीं मिला है। इसके अलावा बढ़ईगिरी का व्यवसाय होता था
गाड़ी के पहिए और तख्तों के कई अवशेष मिले हैं और ईंट उद्योग भी काफ़ी विकसित अवस्था में था और कुछ लोग राजगिरी के व्यवसाय में निपुण थे। जो लोग भवन बनाने का कार्य करते हैं, मकान बनाने का कार्य करते हैं, उन्हें राजगीर कहा जाता है और इस तरह के व्यवसाय को राजगीर के व्यवसाय कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग विशेष आकार के बर्तन बनाते थे और इस हड़प्पा सभ्यता के मृदभांडों की अपनी अलग विशेषता है जिसके आधार पर यह पहचाने जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अधिकांश मृदभांड लाल या गुलाबी रंग के हैं और इन पर जो अलंकरण किया गया है, इनकी जो सजावट की गई है वह प्रायः काले रंग से की गई है। मतलब कहने का ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांडों की अलग विशेषता यह है कि यह लाल या गुलाबी रंग के मृदभांड हैं और इन पर जो सजावट किया गया है, इन पर जो अलंकरण किया गया है वह काले रंग से किया गया है। जो अलंकरण किए गए हैं, जो सजावट किया गया है, उन अलंकरणों में त्रिभुज, वृत्त आदि ज्यामितीय आकृतियों, पीपल की पत्ती, खजूर, ताड़, केला आदि वनस्पतियों, वृषभ, हिरण, बारहसिंहा आदि पशुओं, मोर, सारस आदि पक्षियों और मछलियों का चित्रण किया गया है। चन्हुदड़ों और लोथल में मनके बनाने का कार्य होता था, अर्थात चन्हुदड़ों और लोथल से मनके बनाने का कारखाना था, इस बात की अवशेष मिलते हैं। चन्हुदड़ों और सेलखड़ी की मोहरें और चट के बटखरे तैयार किए जाते थे। इसके अलावा बालाकोट और लोथल ये दो पुरा स्थल ऐसे हैं जहाँ पर सीप उद्योग विकसित था। यहाँ सीप का कारोबार किया जाता था। सीप के उद्योग के रूप में विकसित किया गया था। हड़प्पा के लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कई औजार और हथियार भी मिले हैं और इनमें प्रमुख है कुल्हाड़ी, आरी, छुरा और बरछा। ये जो औजार मिले हैं, ये औजार अत्यंत सामान्य कोटि के हैं और सामान्य कोटि के होने का प्रमुख कारण यह है कि यहाँ से जो भाला मिला है वह उस भाले में मध्य सलाका नहीं है। मध्य सलाका जो होता है वह बीच में इस भाले को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है, लेकिन यहाँ मध्य सलाका न होना इनको सामान्य बनाता है और यह सामान्य बनाना इस बात को प्रमाणित करता है कि यह इस सभ्यता के लोग युद्ध विमुख थे। युद्ध में इनकी रुचि नहीं थी। यह शांति प्रिय लोग थे जो सुरक्षा के प्रति तो सतर्क थे, अपने सुरक्षा करने के लिए तत्पर थे, लेकिन इनका शांति प्रिय होना इस तरह के औजारों की विशेषता है। जो सुव्यवस्थित अस्त्र शस्त्र मिले हैं उनमें तांबे और कांसे के भाले, चाकू, वाणाग्र और कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। कुछ पत्थर और तांबे के गदा सिर और मिट्टी की गोलियां भी मिली हुई हैं। इसके अलावा लोथल और मोहनजोदड़ो से सर्वेक्षण के लिए एक सीपी यंत्र प्राप्त हुआ है। इस तरह हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन भाग 2 में हमने शिल्प और उद्योगों के बारे में जाना कि इस सभ्यता के लोग किन किन व्यवसायों में निपुण थे, कौन सा उद्योग इनका प्रमुख उद्योग था और इस सभ्यता में किस प्रकार के औजार प्रयोग किए जाते थे, कौन कौन धातुएं थी जिन धातुओं का उपयोग किया जाता था, मूर्तियों का निर्माण बंद ढलाई और मधुच्छिष्ट तकनीकी से की जाती थी और तांबे और कांसे का उपयोग ज़्यादा होता था। सोने और चांदी के आभूषण प्रयोग किए जाते थे। मृदभांड
की विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का अलग मृदभांडों का होना है, और यह मृदभांड की विशेषता यह है कि ये लाल या गुलाबी रंग के हैं और इन पर अलंकरण काले रंग से किया गया है, जिन अलंकरणों में ज्यामितीय आकृतियों, वृक्षों की पत्तियों और पशुओं, पक्षियों और मछलियों का चित्रण किया गया है। चन्हुदड़ों और लोथल से मनके बनाने का कारखाना मिला है, और हड़प्पा सभ्यता के लोग जिन औजारों का प्रयोग करते थे वह सामान्य कोटि के औजार थे, जो इनका युद्ध विमुख होना और शांति प्रिय होना दर्शाता है। सुव्यवस्थित अस्त्र शस्त्र में तांबे और कांसे के भाले, चाकू, वाणाग्र और कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसके अलावा पत्थर और तांबे के गदासिर और मिट्टी की गोलियाँ पाई गई हैं, जो इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं।